गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमाइंस चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर है 13 जो कि अमाइंस है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन का एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको करने चाहिए, क्योंकि इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कई बार एग्ज़ाम में एकदम एग्जैक्ट वैसे वही क्वेश्चन आ जाते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि 60% से ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी वाले, चाहे इन टेक्स्ट हो चाहे एक्सरसाइज का हो। मैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे चुका हूँ, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो में पूरा देखेंगे सोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 13.1 है, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखेंगे। 13.1 में कह रहा है IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, एज वेल एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस को हमें डिटेक्ट करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले में गिवन है CH3 ट्वाइस CH। CH3 ट्वाइस CH का मतलब हुआ CH3 डबल लगा हुआ है CH में, और इसके साथ इसमें है NH2। तो NH2 CH3 CH CH3 ये पूरा एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाएगा हमारा। और सेकंड कार्बन पर हमारा NH2 अटैच है, यानी अमाइन ग्रुप अटैच है। और अमाइन ग्रुप प्रेफरेबल ग्रुप है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो इसके कार्बन को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 करके, और इस तरह से हमारा बन जाएगा ये प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन का ई ड्रॉप हो गया है, क्योंकि आगे ये हमारा जो है ए वॉवेल है। अब सेकेंड में क्या कह रहे हैं, CH3 CH2 ट्वाइस NH2। CH3 CH2 ट्वाइस का मतलब हुआ CH2 हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो फिर आगे हम NH2 को लिखेंगे, यानी CH2 एक साथ एक चेन में लिखा जाएगा। तो क्लियरली हमारा 1 2 3 ये हमारा हो जाता है प्रोपेन 1 अमाइन। हमारे पास थर्ड है, थर्ड में क्या कह रहे हैं, CH3 NH CH CH3 ट्वाइस, CH3 के साथ NH लगा हुआ है, CH CH3 ट्वाइस है, इसमें हम लगाएंगे CH3। अब यहाँ पर हमारे पास इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर पूरा प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है। तो जो बिगर कार्बन चेन है उसी का एमाइन लेते हैं, तो हमारा एमाइन में आ जाएगा मेन चेन में प्रोपेन, यानी प्रोपेन अमाइन। और N के साथ इसका ब्रांच है मिथाइल का, इसका नोमेनक्लेचर के लिए हम काउंटिंग करेंगे कार्बन चेन को, तो 1 2 3। तो क्लियरली हमारा N मिथाइल प्रोपेन अमाइन आ रहा है, प्रोपेन 2 अमाइन आ रहा है क्योंकि सेकंड पर है। और ये हमारा इसमें NH2 लगा है तो प्राइमरी हो गया, इसमें भी NH2 लगा है सेकेंडरी हो गया, और इसमें ओनली NH है, दो तरफ कार्बन चेन है, तो क्लियरली ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ में कह रहा है क्वेश्चन CH3 थ्राइस CNH2। C में CH3 थ्राइस लगा है और इसमें NH2 लगा है। NH2 लगने से तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी अमाइन से। और इसके साथ इसमें हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी एक 3 कार्बन का चेन ले सकते हैं। तो जैसे हमने मान लो ये ले लिया है, तो क्या हो गया हमारा इसमें 1 2 3 आ गया। क्लियरली हमारे पास हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। फिफ्थ क्या कह रहे हैं, फिफ्थ में हमारे पास है C6H5 NHCH3।
C6H5 हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इसमें NH के साथ CH3 लगा है, तो क्लियरली हमारा ये एनिलीन डेरिवेटिव हो गया। एनिलीन को हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, N के साथ मिथाइल ग्रुप है, N मिथाइल, एनिलीन IUPAC में चलता है तो हम यहाँ पर एनिलीन लिख सकते हैं, वैसे बेंजीन अमाइन भी चल सकता है। सिक्स्थ और लास्ट हमारा इसमें नोमेनक्लेचर का है CH3 CH2 ट्वाइस N CH3, यानी CH3 CH2 ट्वाइस है N के साथ, और इसी N में एक और CH3 लगा हुआ है। तो क्लियरली हमारा 2 कार्बन चेन आइडेंटिकल है और ये बड़ा है, तो इसमें से किसी एक कार्बन चेन को अमाइन मिलेंगे, बाकी दोनों को हम N का ब्रांच मानेंगे। तो ये हमारा N इथाइल हो गया, ये N मिथाइल हुआ और ये इथेन अमाइन। तो क्लियरली पहले इथाइल को लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो N इथाइल, N मिथाइल, इथेन अमाइन। अब यहाँ पर डिग्री थोड़ा देख लेते हैं, हमारा 2 डिग्री हो गया क्योंकि NH आ रहा है, 2 तरफ कार्बन चेन है, और ये 3 डिग्री हो गया अमाइन क्योंकि इसमें 3 साइड में कार्बन चेन है N के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, इसका 13.2, और इसमें हमें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देना है। तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में एक बार आप लोगों को याद दिला दूं मैं, हमारे पास 3 टाइप्स के इसमें टेस्ट हैं। एक तो प्राइमरी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी से बाय यूजिंग कार्बाइलामाइन टेस्ट। कार्बाइलामाइन टेस्ट में जो प्रोडक्ट आता है उसकी फॉल स्मेलिंग है, यदि फॉल स्मेलिंग आ रही है तो जो हमने अमाइन लिया था वो हमारा क्या था, प्राइमरी था, NH2 वाला था। यदि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों में डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड वाला टेस्ट आ जाएगा, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है, और इसलिए इस टेस्ट का नाम भी है हिंसबर्ग टेस्ट, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों में डिस्टिंग्विश कर देगा। ये प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन हम करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से, और प्रोडक्ट में हम डाल देते हैं क्या, NaOH यानी कोई दूसरा अल्कली एक्वस, तो हमारा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और यदि हम सेकेंडरी का रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग के साथ तो जो कॉम्प्लेक्स आता है वो तो इनसोल्यूबल होता ही है, यदि इसमें हम बेस डाल देते हैं कोई अल्कली तो और ज़्यादा क्लियर PPT आ जाता है। और यदि टर्सरी का रिएक्शन करवाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करता आगे। तो इस तरह से हम तीनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। अब हमारा प्राइमरी अमाइंस, हमारा एनिलीन भी आता है प्राइमरी अमाइंस में, और एल्काइल अमाइंस भी आता है जिसमें NH2 है। तो क्लियरली उनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आपस में, एनिलीन को कैसे अलग करेंगे एलिफेटिक से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट वाला यानी कपलिंग रिएक्शन टेस्ट, जिसको डाई टेस्ट कहा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होना चाहिए। डाइजोनियम सॉल्ट को हम रिएक्ट करवाएंगे एनिलीन के साथ, तो हमारा ऑरेंज येलो PPT बन जाएगा। येलो PPT आ रहा है तो हम उसको क्या मानेंगे, वो हमारा एनिलीन था। यदि येलो PPT नहीं आ रहा है तो एनिलीन नहीं था, कोई और एलिफेटिक अमाइंस था। तो इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, मिथाइल अमाइन एंड डाई मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन CH3NH2 हो गया, और डाई मिथाइल अमाइन हमारा NH में 2 CH3 लगा रहेगा। तो सेकेंडरी और ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो क्लियरली हम कार्बाइलामाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो कार्बाइलामाइन टेस्ट में प्राइमरी अमीन्स हमें क्या दे देगा, कार्बाइलामाइन टेस्ट। इसका रिएक्शन यदि हम CHCl3 और NaOH के प्रेजेंस में करवाएं, हीट करें, तो हमें इसमें CH3Nc मिलेगा, जो कि हमारा कार्बाइलामाइन है और इसकी फाउल स्मेल है। बट सेकेंडरी यानी CH3 ट्वाइस NH जो है, ये हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, यानी नो फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी है तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी हो सकता है, हिंसबर्ग भी कर सकते हैं। दोनों में से आप लोगों को कोई एक मेंशन करना है। यदि हम प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन करवाते हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ,
तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3NH2, इसका रिएक्शन हमने करवाया एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl के साथ, ये हमें सल्फोनामाइड दे देगा। NH यहाँ पर आ गया CH3। अब ये सल्फोनामाइड को यदि हम NaOH में डिजोल्व कर देते हैं तो ये हमारा सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है। सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना तो हमारा प्राइमरी अमाइंस था, और सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स नहीं बना है तो सेकेंडरी अमाइंस था। जैसे यहाँ पर जो सेकेंडरी अमाइंस हमारे पास है डाइमिथाइल अमाइन, इसका रिएक्शन यदि हम एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं, आप लोगों को रिएक्शन पर ध्यान देना है, रिएक्शन करवा के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसमें से H को हटा देंगे, यहाँ से Cl और सल्फोनामाइड बनाएंगे। CH3 ट्वाइस आ गया। इसमें हमारे पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यदि हम NaOH इसमें डाल देते हैं एक्वस, तो हमारे पास क्लियर PPT आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास सेकेंड टेस्ट क्या है, सेकेंड किस में करना है, तो सेकेंड में हमारे पास है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, सीधे सीधे लिखा हुआ है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस, तो सेकेंडरी अमाइंस हमारा हो गया R2NH और R3N। मैंने बताया था सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों में या कोई दो में हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो आराम से हम यूज कर सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो सेकेंडरी हमें क्या देगा, ऊपर हमने किया है सेकेंडरी का एक एग्जांपल। सेकेंडरी हमें देता है क्लियर PPT, उसका कॉम्प्लेक्स यदि हम उसको उसमें NaOH डालते हैं तो बिल्कुल हम यही चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे। R2NH का रिएक्शन हमने करवाया है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। आप यहाँ एराइल की जगह बेंजीन रिंग बना के बेंजीन रिंग या सीधे सीधे C6H5 भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा आएगा सल्फोनामाइड, N के साथ आ गया हमारा R2, और इसमें यदि हम NaOH डालेंगे क्या हो जाएगा, क्लियर PPT आ जाएगा यहाँ पर। तो हम समझ जाएंगे हमारा सेकेंडरी अमाइंस है। और टर्सरी अमाइंस का यदि हम रिएक्शन करवाते हैं SO2Cl के साथ बेंजीन के, यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो नो रिएक्शन होता है क्योंकि कोई इसमें रिप्लेसेबल H नहीं है। टर्सरी अमाइंस में आप देखेंगे कोई रिप्लेसेबल H नहीं है, तो रिप्लेसेबल H नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इस तरह से हमारा डिस्टिंग्विशिंग हो जाएगी। हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लें 13.2 का। थर्ड में हमारे पास क्या है, इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। इथाइल अमाइन यानी C2H5NH2 एंड एनिलीन हमारा बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ है। दोनों ही प्राइमरी अमाइन है और एक हमारा एरोमेटिक अमाइन हो गया। तो क्लियरली इसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे, मैंने डिस्कस किया था, इसमें हम करेंगे कपलिंग रिएक्शन का टेस्ट यानी डाई टेस्ट। यहाँ पर हम डाई टेस्ट करेंगे। डाई टेस्ट में हमें क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट हमें बना के लेना है। अब डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाना है एनिलीन के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट हमारा होता है N2Cl, N2 + Cl माइनस कर दिया। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे एनिलीन के साथ। तो एनिलीन का जो पैरा वाला पोजीशन है वहां से H लूज होगा और यहां से Cl। हमारा प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा इनका कपलिंग वाला, N डबल बॉन्ड N होता है। इसका पैरा पोजीशन ये इस N से अटैच हो जाएगा, क्लियरली नीचे आ जाएगा NH2, और ये हमारा होता है येलो डाई। यदि आपका येलो डाई बन जाता है जिसके साथ, या तो वो हमें दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग गिवन होगा इथाइल अमाइन और एनिलीन, तो जिसके साथ ये हमें डाई बना देता है वो हमारा एनिलीन था, जिसके साथ डाई नहीं बनाता है वो हमारा इथाइल अमाइन था। जैसे देखिए यदि हम N2Cl के साथ
रिएक्शन करवाते हैं C2H5NH2 के साथ, यहाँ पर कोई भी डाई नहीं आएगा। यदि कोई डाई नहीं आता है तो ये हमारा इथाइल अमाइन था। तो इस तरह से एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन में हम भले वो प्राइमरी है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास कौन है? फोर्थ में है फिर एनिलीन एंड बेंजाइल अमाइन। एनिलीन हमारा NH2 हो गया और बेंजाइल अमाइन बेंजीन में CH2NH2। मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अमाइंस चैप्टर का, उसको आप लोग देख लेंगे जिन्होंने नहीं देखा है पूरा वीडियो। तो देखिए जरा, इसमें एनिलीन का रिएक्शन फिर से हम डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करवाएंगे, हमें ये येलो डाई दे देगा और इसको एल्काइल अमाइन का डेरिवेटिव माना जाएगा। बेंजीन ओनली -I दिखा रहा है तो एल्काइल अमाइन एलिफैटिक हो गया। ये हमें डाई टेस्ट नहीं देगा, ये कोई भी डाई नहीं बनाएगा। किसके साथ? हमेशा ध्यान रखना है, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग रिएक्शन करवाना है। ऊपर के रिएक्शन को ही हम नीचे करवा रहे हैं, मैंने ऊपर दिखाया है इसलिए नीचे में दोबारा इसको शो नहीं किया। फिफ्थ हमारे पास क्या है? एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन हमारा अगेन है और एन मिथाइल एनिलीन, यानी बेंजीन के साथ NH लगा रहेगा, इसमें एक मिथाइल ग्रुप। अब इसमें हम दो तरह के टेस्ट करवा सकते हैं, एक तो कपलिंग रिएक्शन वाला भी ले सकते हैं जो हमने यहाँ पर करवाया है, और एक प्राइमरी सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट भी ले सकते हैं। ये हमें क्या दे देगा? सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स दे देगा। जब इसका रिएक्शन हम हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे और उसमें NaOH डालेंगे एक्वस, तो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। हम समझ जाएंगे हमारा वो एनिलीन था। और एन मिथाइल एनिलीन जो हमारा सेकेंडरी अमाइंस हैं, उसमें उसके कॉम्प्लेक्स में यदि हम NaOH डालेंगे तो क्लियर PPT बन जाएगा। हम समझ जाएंगे कि वो हमारा सेकेंडरी अमाइंस था, यानी एन मिथाइल एनिलीन था। यदि हम इसका रिएक्शन C6H5SO2Cl के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन SO2 और H इसमें से हट जाएगा, N मिथाइल और साथ में बेंजीन लग जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें यदि हम NaOH डालते हैं भैया तो क्या बन जाएगा? क्लियर PPT, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये मैंने करवाया था दूसरे वाले में, आपने देखा होगा पीछे क्वेश्चन में। अब इसका रिएक्शन यदि हम C6H5SO2Cl के साथ करवाते हैं तो इसमें भी सल्फोनामाइड बनना है। ये हमारा सल्फोनामाइड कहलाता है क्योंकि SO2 के साथ N लगा हुआ है। एमाइड है लेकिन सल्फोनामाइड सल्फर का है। इसमें क्या बनेगा? सल्फोनामाइड SO2 ये ले रहे हैं पहले, इसके बाद इसमें क्या बचेगा? एक NH और बेंजीन रिंग। अब इसके पास एक रिप्लेसेबल H है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन है। यदि हम इसमें एक्वस NaOH डालेंगे क्या होगा? यहाँ पर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस तरह से दोनों में डिस्टिंग्विश हिंसबर्ग रिएजेंट से भी हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर हम ये डाई टेस्ट भी कर सकते हैं। डाई टेस्ट में दोबारा हमारा एनिलीन जो है क्या दे देगा? येलो डाई दे देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बट एन मिथाइल एनिलीन नहीं दे पाएगा। इस तरह से दोनों में डिस्टिंग्विशिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, 13.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग का मतलब नीचे जो भी लिखा है उस स्टेटमेंट का हमें रीजन बताना है। तो देखिए जरा क्या स्टेटमेंट है? pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। एनिलीन का जो pKb है वो ज़्यादा है मिथाइल अमाइन से। पहले तो जरा Kb और pKb को समझ लें। Kb हमारा एक तरह से बेसिक कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। Kb की वैल्यू यदि ज़्यादा होगा, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb होता है, Kb की वैल्यू यदि ज़्यादा होगा तो उसको माना जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी बेसिक कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन जब इसमें P लगा देते हैं, pKb कर देते हैं,
तो पी के बी हमारा एक्चुअली माइनस लॉग के बी होता है, यानी ये के बी के उल्टा बिहेवियर करेगा, क्योंकि इसमें माइनस लग गया, माइनस लॉग हो गया, निगेटिव हो गया ये। तो क्लियरली हमारा पी के बी यदि ज़्यादा है भैया तो ये क्या होगा, वीक बेस होगा, उतना ही वीक बेस होना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन अब कह रहा है इसमें पी के बी ऑफ एनिलीन जो है वो ज़्यादा है मिथाइलामाइन से। तो क्लियरली पी के बी हमारा वीकर बेस है मिथाइलामाइन से, ये हमें प्रूव करना है। तो मिथाइलामाइन में हमारे पास क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं, फिर आप लोग इजीली लिख पाएंगे इसको। इसमें हमारे पास आर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका लोन पेयर ज़्यादा रिपेल होगा H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए, और इस तरह से इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा CH3NH3 प्लस, और CH3NH3 प्लस हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट CH3 का, इसकी वजह से स्टेबल है। बट यदि हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन इतना ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा बेटर H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यदि एक्सेप्ट कर भी लेता है तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा NH3 प्लस। NH3 प्लस में यदि इसमें प्लस आर इफेक्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे हमारा एनिलीनियम आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एनिलीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एन एटम, इस बात को मेंशन करेंगे एज कंपेयर टू मिथाइलामाइन, thus aniline is weak base, aniline is weaker base, इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे देन मिथाइलामाइन। दूसरा मैंने तरीका क्या बताया, हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी का मेंशन कर देंगे। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन इज लेस स्टेबल देन CH3NH3 प्लस, यानी मिथिलियम आयन, क्योंकि इसमें हमारा है क्या, यहाँ पर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, तो लेकिन ज़्यादा इजी रहेगा ये बात लिखना, तो इस बात को हम वहाँ पर मेंशन करेंगे। अब हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इथाइलामीन इज सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। इथाइलामीन में क्या है, कार्बन एटम का नंबर कम है, तो ये जो हमारा है इसके साथ 2 H है, ये इजीली आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं H2O के साथ, ये H भी इन्वॉल्व हो सकता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, और कार्बन एटम का नंबर कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। बट एनिलीन में कार्बन एटम का नंबर 6 हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी बना सकता है बट थोड़ा सा वीक बनेगा बिकॉज ऑफ 6 कार्बन, ये हम मेंशन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बना सकता है लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम in aniline. Its hydrogen bond with water is weaker than ethylamine and water. इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम 13.3 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, मिथाइलामीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले मिथाइलामीन हमारा CH3NH2 है। जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में से ये H+ को गेन करके कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है CH3NH3+ और OH- को लिबरेट कर देता है। यानी मिथाइलामाइन का हमारा बेसिक कैरेक्टर है। बेसिक कैरेक्टर में ध्यान रखना OH- वाटर में से लिबरेट करता है।
अब FeCl3 का रिएक्शन 3OH- से हो सकता है और FeOH होल थ्राइस का रेड ब्राउन पीपीटी बन सकता है। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास रेड ब्राउन पीपीटी बन जाता है FeOH होल थ्राइस का, यानी फेरिक ऑक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब ये हमारा हाइड्रेटेड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो क्लियरली ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हमें यहाँ पर मिल जाता है किसकी प्रेजेंस में? मिथाइल अमीन का जब रिएक्शन वाटर में फेरिक क्लोराइड के साथ होगा, क्योंकि मिथाइल अमीन ही उसमें से OH- को लिबरेट करवाएगा, तभी यह रिएक्शन आगे होता है। तो इसलिए हमारा ये यहाँ पर कंडीशन है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं आराम से? मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद वाटर टू लिबरेट OH-, दोज OH- आयंस रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड। ये हम इजीली मेंशन कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, aniline on nitration gives a substantial amount of meta nitroaniline। क्वेश्चन कह रहा है वैसे देखा जाए तो एनिलीन में हमारा NH2 ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये हमारा +R दिखाएगा। यहाँ पर +R इफेक्ट होता है और +R इफेक्ट लीड्स टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पैरा पर लाकर अटैच करवाएगा इलेक्ट्रोफाइल को। बट जब इसका हम नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर मेटा का भी सब्सटेंशियल अमाउंट यानी ठीक ठाक अमाउंट आता है मेटा नाइट्रोएनिलीन का। ऐसा क्यों? तो ऐसा हम नाइट्रेशन में बता चुके हैं, यहाँ पर दोबारा याद दिला रहे हैं। नाइट्रेशन हम जब भी करेंगे तो StSO4 के प्रेजेंस में करवाएंगे। StSO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हमारा वीक बेस है, इन दोनों का रिएक्शन होगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है और ये एनिलीनियम आयन बना लेता है। अब एनिलीनियम आयन के पास N में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल और प्लस चार्ज होने की वजह से ये आराम से इससे -R दिखा सकता है। अब ये -R इफेक्ट दिखाएगा और -R इफेक्ट एक सब्सटेंशियल अमाउंट एनिलीनियम आयन का बनता है। क्लियरली -R इफेक्ट का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर यदि हम इसका नाइट्रेशन हो गया HNO3 के साथ तो क्लियरली यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट भी बनने वाला है। इस तरह से हमारा यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी ये सब कुछ है एनिलीनियम आयन बनने की वजह से। तो हम लोग वर्डिंग में लिख सकते हैं aniline gives anilinium ion by accepting proton or H+ from H2SO4. Thus anilinium ion acts as -R effect, showing -R effect, so it will form substantial amount of meta nitroaniline. इजिली वर्डिंग लिखा जा सकता है। तो अब हम 5th क्वेश्चन को देख रहे हैं। 5th क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है? इसमें कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसका भी मेंशन मैं रिएक्शन को उसमें कर चुका हूं। तो देखिए जरा, इसमें एनिलीन हमारा एक वीक बेस है, यानी बेसिक कैरेक्टर का है। और वीक बेस में कौन सा बेस है? ये हमारा लुईस बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर अपना किसी को भी डोनेट कर सकता है जिसको लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है। और जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें AlCl3 या FeCl3 एनहाइड्रस लिया जाता है, जो कि हमारा लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड और लुईस बेस का रिएक्शन हो जाएगा और यहां पर एक सॉल्ट टाइप का बन सकता है कॉम्प्लेक्स। अब N पर यहां पर क्या आ गया? प्लस चार्ज, यानी ये एनिलीनियम आयन की तरह काम कर रहा है कुछ कुछ, जिससे इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है ऑर्थो पैरा वाला वो कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड नहीं बना पाएगा। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड के प्रेजेंस में ही होता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं रहा, यानी डीएक्टिवेटिंग हो गया।
अब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो कर चुके हैं, डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस का जो डायजोनियम सॉल्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक अमाइन जैसे हमारा एनिलीन का, एनिलीन का डायजोनियम सॉल्ट क्या बनेगा, N2+Cl-। N2+ यहाँ पर -R इफेक्ट की वजह से स्टेबल हो जाएगा, ड्यू टू -R इफेक्ट ये हमारा क्या है, स्टेबल है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बट यदि हम एल्काइल एलिफेटिक अमाइन की बात करें, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट ओनली आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ना, -I इफेक्ट की वजह से स्टेबल है, सॉरी +I इफेक्ट की वजह से स्टेबल है, सॉरी ये हमारा +I दिखाएगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, R इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट, इसी वजह से हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो R इफेक्ट वो कोई भी हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, इज मोर स्ट्रॉन्गर देन I इफेक्ट। Therefore बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे इसका 7th है हमारे पास, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज प्रिफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइंस। यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस ज़्यादा बनेगा इसमें, ऐसा क्यों, तो जरा हम देखें इसमें क्या क्या रिएक्शन था। इसमें रिएक्शन था जब हमारा ये पोटेशियम सॉल्ट बनता है उसका रिएक्शन हम RX के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर एल्काइल सॉल्ट बनेगा हमारा। तो ज़रा देखिए इसमें रिएक्शन कैसे कैसे होता है। एक बार मैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस को यहाँ पर शो करके दिखा रहा हूँ। जो हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड है इसका रिएक्शन हम KOH के साथ करवाएं जो कि हमारा बेस है और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हमारा पोटेशियम थैलिमाइड देता था। ये हमें पोटेशियम थैलिमाइड दे देगा। अब पोटेशियम थैलिमाइड यदि RX के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर क्या बनेगा, एल्काइल थैलिमाइड बनता है। N के साथ R ग्रुप आ गया। अब ये एल्काइल थैलिमाइड बनने में आप देखेंगे यहाँ जो निक्लोफाइल है हमारा, ये निक्लोफाइल हमारा हो जाता है बल्कि, इस बात को ध्यान में रखना है, ये बल्कि निक्लोफाइल है। बल्कि निक्लोफाइल का जो रिएक्शन है हमेशा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ ही होगा क्योंकि SN2 को फॉलो करता है। यहाँ पर लिखेंगे निक्लोफाइल इज बल्कि, सो ओनली SN2 सब्स्टिट्यूशन अकर्स। SN2 होगा तो क्या होगा, सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ओनली रिएक्ट्स। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्लियरली हमें RNH2 ही मिलेगा क्योंकि सेकेंडरी एल्काइल अमाइंस वगैरह क्या करेगा, वहाँ पर एल्कीन भी दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13.4। 13.4 में हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो भी इसमें गिवन है उसके बेसिस पर हमें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है, किसके बेसिस पर हमें अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू, PKB वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि PKB वैल्यू यदि ज़्यादा होता है तो वीक बेस यानी PKB हाई होगा, बेस वीक होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बेसिक कैरेक्टर को यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो अपने आप PKB वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर को हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर है क्या क्या, इथाइल अमाइन है, N मिथाइल एनिलीन है, डाई इथाइल अमाइन है और
एनिलीन है हमारे पास, यानी एक हमें इथाइलामाइन गिवन है, यानी प्राइमरी इथाइलामाइन। सेकेंड हमारा क्या है, एन मिथाइल एनिलीन है, ये सेकेंडरी भी हो गया और साथ में हमारा एरोमेटिक भी हुआ। और अगला हमारा है डाई इथाइलामाइन C2H5 ट्वाइस NH। नेक्स्ट हमारा है एनिलीन। तो क्लियरली एनिलीन और इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे। एरोमेटिक अमाइन हमारा लेस बेसिक होता है, यानी ये पहले आना चाहिए क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखिए जरा यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या लगा है, CH3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप लगने से एक हमारे पास एल्काइल ग्रुप भी इसके साथ आ गया है, तो थोड़ा बहुत एल्काइल अमाइन का भी कैरेक्टर होगा इसमें, ये हम सोचेंगे। और इसकी बेसिक कैरेक्टर यानी एनिलीन से ज़्यादा हो गया। सबसे पहले हमारा एनिलीन आएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। अब यहाँ पर ध्यान लाएंगे कि हमारे पास इथाइल अमाइन है। इथाइल अमाइन में किसका ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा होता है। और फिर टर्सरी और प्राइमरी का ऑर्डर याद में लाएंगे, तो सेकेंडरी तो यहाँ पर है लेकिन टर्सरी नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी आ जाएगा। तो प्राइमरी इथाइल अमाइन, और फिर हम यहाँ पर सेकेंडरी इथाइल अमाइन हो जाएगा, यानी डाई इथाइल अमाइन, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट का ऑर्डर हो गया। सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें साफ साफ लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, बिल्कुल इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। हमारे पास क्या क्या है, एनिलीन है, डाई मिथाइल एनिलीन है, उसके बाद डाई इथाइल अमाइन है और मिथाइल अमाइन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एनिलीन का सबसे कम होगा। एनिलीन हमने सबसे पहले डाल दिया, एरोमेटिक है क्योंकि। अब एनिलीन के साथ आप देखेंगे डाई मिथाइल भी लगा हुआ है। क्लियरली ये भी एरोमेटिक है, लेकिन मिथाइल ग्रुप के आने से बेसिक कैरेक्टर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो डाई मिथाइल एनिलीन। अब इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, हमारे पास एक सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। सेकेंडरी हमेशा ज़्यादा होता है और प्राइमरी का कम होगा। प्राइमरी वाला हमारा मिथाइल अमाइन है, इसका कम हो जाएगा, और सेकेंडरी हमारा डाई इथाइल अमाइन है, उसका ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद थर्ड हम करने जा रहे हैं। थर्ड में क्या है, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा टोल्यूडाइन। तो क्लियरली एनिलीन हमारे पास, मैं यहाँ पहले स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक हमारा एनिलीन है, एक हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन है, यानी पैरा पर हम NO2 ग्रुप लगाएंगे, और हमारा एक पैरा टोल्यूडाइन है, यानी पैरा पर हमें मिथाइल ग्रुप यानी टोल्यून ग्रुप जैसा बनाना है इसको। यहाँ पर CH3 लगा दिया। CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है। इलेक्ट्रॉन डोनर जो है बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, एसिडिक को कम करता है, और ये बेसिक कैरेक्टर को कम करवाता है -I वाला, और साथ में ये -R भी है। क्लियरली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक ये होना है और सबसे कम बेसिक हमारा ये होना है, इससे ज़्यादा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई -I या -R वाला ग्रुप नहीं है। तो सबसे कम बेसिक हमारा हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, इससे ज़्यादा हो जाएगा एनिलीन, और इससे भी ज़्यादा होगा पैरा टोल्यूडाइन, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब हम यहाँ पर फोर्थ देखेंगे, सॉरी थर्ड में सेकेंड पार्ट भी हमारे पास है। थर्ड का बी देख रहे हैं, इसमें क्या क्या कह रहे हैं, हमारे पास एनिलीन है, एन मिथाइल एनिलीन है और बेंजाइल अमाइन है। तो जरा देखिए, एनिलीन का सबसे कम होगा क्योंकि एरोमेटिक अमाइन है,
एन मिथाइल, एनिलीन भी हमारा एरोमेटिक अमाइन है लेकिन मिथाइल ग्रुप से थोड़ा सा बढ़ेगा, और इससे ज्यादा होगा बेसिक कैरेक्टर क्लियरली बेंजाइल अमाइन का, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली एलिफेटिक अमाइन है। इसमें CH2 के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप ओपन कार्बन चेन के साथ लगा हुआ है, इसलिए एलिफेटिक वाले का ज़्यादा होगा। इस तरह से हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। गैस फेज में आप लोगों को याद होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर यदि लिखा जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है इन गैस फेज, इंडिपेंडेंट ऑफ द कार्बन चेन। ये हमारा एल्काइल के लिए, एलिफेटिक के लिए है, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। तो क्लियरली एलिफेटिक के लिए हमारा क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा 3, 2, 1 हो जाएगा। तो हमें देखना है क्या बनेगा यहाँ पर। तो देखिए जरा, हमारे पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और NH3 लिखा हुआ है। तो क्लियरली हमें डिक्रीजिंग लिखना है, तो सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री का, यानी ट्राई इथाइल अमाइन का। तो ट्राई इथाइल अमाइन सबसे ज़्यादा हो गया, फिर डाई इथाइल अमाइन, इससे कम हो गया, फिर इथाइल अमाइन, इससे भी कम बेसिक हो गया, और अमोनिया इससे भी कम बेसिक हो गया। फिफ्थ हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान देना, यहाँ पर एल्कोहल एंड एमाइन है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अमाइन से, क्योंकि OH यानी O का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो N से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा एक्सटेंसिव भी होता है। तो एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, और एमाइन में हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दिया हुआ है। तो सेकेंडरी में स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा आने से क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, और इथाइल अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो क्लियरली हमारा सबसे कम हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो सबसे कम हो जाएगा डाइमिथाइल एमाइन का, इससे ज़्यादा हो जाएगा इथाइल अमाइन का, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, 2 H है इसके पास, और इससे भी ज़्यादा होगा इथेनॉल का। अल्कोहल का क्योंकि सबसे ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमारे पास है सिक्स्थ, ये हमारा किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग। सिक्स्थ और लास्ट इसमें जो हमें ऑर्डर रखना है वो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में भी सेम थिंग देखी जाएगी, वाटर के साथ कौन अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्लियरली प्राइमरी का अच्छा होगा, सेकेंडरी का उससे वीक होगा, और टर्सरी का बिल्कुल ही वीक होगा, यानी बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, एनिलीन दिया हुआ है, डाई इथाइल अमाइन दिया हुआ है, और इथाइल अमाइन है। क्लियरली सबसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे कम होगा। तो हमारा जो सिक्स्थ वाला है उसमें क्या बन रहा है ऑर्डर, एनिलीन का सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। इससे ज़्यादा होगा हमारा डाइइथाइल अमाइन, और इससे भी ज़्यादा होगा इथाइल अमाइन का, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, कार्बन चेन का नंबर भी छोटा है, कार्बन चेन भी छोटा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहा है। यहाँ पर कार्बन चेन बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड 2H की वजह से जो बनेगा उसको भी वीक कर देगा, और यहाँ पर कार्बन चेन इसके रिस्पेक्टिवली छोटा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आपका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनेगा। हम लोग आ गए अब फिफ्थ क्वेश्चन पर, और ये हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्जन का है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, कन्वर्जन किसके बीच में, इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन करना है। इथेनोइक एसिड को हमें मीथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जो हमारा अमाइन यहाँ पर बना है वो करस्पॉन्डिंग नहीं है, एक कार्बन एटम कम है।
एक कार्बन एटम कम वाला जब हमें एमाइन बनाना होता है तो उसमें यदि हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड कर दिया जाए डिग्रेडेशन, तो एक कार्बन एटम कम हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एमाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एमाइड में कन्वर्ट करेंगे, NH3 से रिएक्शन करवाएंगे, अमोनोलिसिस करेंगे, यानी यहाँ पर बन जाएगा एमाइड, H2O आपका बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। और COOH में जानते हैं एक C डबल बॉन्ड O होता ही हमारे पास। अब इसका हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन NaOH प्लस Br2 हीट और NaOBr भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि NaOH प्लस Br2 पहले NaOBr बनाता है। तो ये हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन हो गया। सेकेंड में हमारे पास है हेक्सेन नाइट्राइल इंटू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल, मैं यहाँ हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ, अंडरस्टूड मान रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाला कार्बन हमारा CN होगा और इसमें हमें पेंटेन अमाइन बनाना है, 1 अमीनो पेंटेन यानी पेंटेन अमाइन। 1 2 3 4 5 NH2 आ गया। तो क्लियरली इसमें भी एक कार्बन कम है, तो उसके लिए भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन वो तो अमाइड के साथ होता है। और अमाइड कैसे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एमाइड के साथ होता है, एमाइड के साथ ही एक कार्बन एटम कम होगा। साथ में एमाइड कैसे बनेगा? तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो क्लियरली CN को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे COOH में, और वो आसान है। यदि इसका हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में CN कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारा यहाँ पर हेक्सेनोइक एसिड आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसका फर्दर रिएक्शन हम करवाएंगे NH3 के साथ, अमोनोलिसिस करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एमाइड, हेक्सेनामाइड। 1 2 3 4 5, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, CONH2 आ गया। ये हमारा आ गया एमाइड। अब इस एमाइड का 1 2 3 4 5 6 हो गया, हम डिग्रेडेशन कर देंगे। मैं यहाँ आप लोगों को याद दिलाने के लिए NaOBr लिख देता हूँ, आप NaOH प्लस Br2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा 1 कार्बन एटम कम वाला एमाइन बन जाएगा। कन्वर्जन हमें इसी तरह से साइक्लिक फॉर्म में दिखाना है तो ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड हमारा क्या कह रहे हैं? मेथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मेथेनॉल से हमें इथेनोइक एसिड बनाना है। इसमें कार्बन एटम को क्या करना है? उसका नंबर बढ़ाना है। तो यहां पर कार्बन एटम का नंबर बढ़ाएंगे, COOH बनाना है। COOH हम CN को इजीली बना सकते हैं, यहां पर साफ साफ देखा हमने। हमें हर एक चीज से सीखना है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां CN को हम COOH बना सकते हैं, क्या करके? H2OH प्लस करके, एसिडिक हाइड्रेशन करके। तो क्लियरली हम यहाँ पर क्या करें? OH की जगह पर CN ले आएँ, तो COOH यानी 2 कार्बन आ जाएगा हमारे पास और इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? OH को हटा के सीधे सीधे CN नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर हम ले लेंगे हेलोजन, HBr के साथ हमने इसको हीट कर दिया, ये हमारा आ गया हेलोजन CH3Br। अब इसका रिएक्शन हम KCN के साथ करवा देंगे, एक्वस इथेनॉल, याद में रखना है, और ये बन जाएगा हमारा CH3CN। अब इसका यदि हम एसिड के प्रेजेंस में H2OH प्लस कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो आपका CN जो है COOH बन जाता है। इस तरह से हमें इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। अब इसमें फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ कन्वर्जन हमें करना है किसका? फोर्थ में इथेन अमाइन इंटू मीथेन अमाइन। जरा इस पर ध्यान देंगे। इथेन अमाइन से हमें मीथेन अमाइन बनाना है। एक कार्बन एटम यानी हमें कम करना है। एक कार्बन एटम कम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर यदि हम एक C को हमें कम करना है, एक C को कम करना है तो ईजिली हम डिग्रेडेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एमाइड होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एमाइड तो है नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम एल्कोहल बना दें, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड, और फिर ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हॉफमैन का कर देंगे।
तो इसको अल्कोहल बनाने के लिए आप लोगों को याद होगा HNO2 के साथ यदि हीट किया जाए एक्वस सॉल्यूशन इसका, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने की जगह अल्कोहल आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। तो हमने दो स्टेप को एक साथ कंबाइन कर दिया हीट का साइन देकर। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, KMnO4 KOH और सेकेंड स्टेप H3O+ कर देंगे, जिससे हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अमोनोलिसिस करेंगे NH3 से रिएक्शन, ये हमारा बन जाएगा इथेनामाइड, और इथेनामाइड से सीधे सीधे हमारा अब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करने पर आपका मिथेनामाइन आ जाएगा। इस तरह से हमारा मिथेनामाइन प्रिपेयर हो जाएगा। इथेनॉइक एसिड से हमें प्रोपेनॉइक एसिड बनाना है। इथेनॉइक से प्रोपेनॉइक फिर से हमें कार्बन एटम बढ़ाना है, तो हम अल्कोहल को लाके हम बढ़ा सकते हैं CN लाकर। तो इसको हम अल्कोहल बनाएंगे तो LiAlH4 करेंगे, हमारा ये इथेनॉल बन जाएगा। इसको हम SOCl2 करेंगे और Cl लाएंगे, और यहाँ पर हम KCN करेंगे। अब KCN से हमारा क्या आ जाएगा, CH3CH2CN, और इसको हाइड्रोलिसिस करने पर हमारा आ जाएगा COOH, की जगह COOH आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिक्स्थ में हमारे पास क्या है, मीथेन अमाइन को हमें इथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है। मीथेन अमाइन से हमें इथेन अमाइन बनाना है। तो मीथेन से इथेन अमाइन बनाने में हमें कार्बन एटम फिर बढ़ाना है। क्या करेंगे, इसको अल्कोहल बनाएंगे। अब अल्कोहल बनाने के लिए फिर HNO2 एमाइन को अल्कोहल बनाना हो तो हीट करेंगे, हमारा अल्कोहल बन गया। कार्बन एटम बढ़ाना है तो हमारे पास हेलोजन चाहिए। हेलोजन के लिए क्या करेंगे, हम SOCl2 कर देते हैं। अलग अलग रिएक्शन करवा सकते हैं। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड के लिए Cl कर दिया। अब इसमें हमने KCN कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, CH3CN आ गया। और इसमें हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, क्योंकि ओनली हाइड्रोजन का हमें एडिशन करना है। हाइड्रोजनेशन करेंगे तो CH2NH2 बन जाएगा। तो इस तरह से हमें मीथेन अमाइन से इथेन अमाइन प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमारे पास सेवेंथ क्या है, सेवेंथ में हमें दिया हुआ है नाइट्रोमीथेन टू डाईमिथाइल एमाइन। नाइट्रोमीथेन हमारा हो जाएगा CH3NO2, इससे हमें डाईमिथाइल अमाइन बनाना है। यानी क्लियरली मैं दोनों मिथाइल ग्रुप को अलग अलग दिखा देता हूं, आप एक साथ दिखा सकते हैं। CH3 twice NH, अलग अलग दिखाने में याद रहेगा हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, यदि हमारे पास मीथेन अमाइन पहले से हो तो उसमें आराम से मिथाइलेशन यानी एल्काइलेशन कर सकते हैं। तो जरा देखिए, इसको मीथेन अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, HN+HCl नाइट्रो कंपाउंड है हमारा, याद होगा, या Fe+HCl कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर बन जाएगा CH3NH2। अब इसका हम मिथाइलेशन कर देंगे मिथाइल हैलाइड के साथ, और ये एक्सेस में नहीं लेंगे, ओनली 1 स्टेप यानी 1 मोल लेना है। और ये भी हमारा 1 मोल है। क्लियरली ओनली डाई वाला हमारा कंपाउंड बनेगा डाईमिथाइल अमाइन। अब 8th और इसका लास्ट, 8th में हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड इंटू इथेनोइक एसिड। CH3CH2COOH से हमें CH3COOH बनाना है, कार्बन एटम कम करना है। कार्बन एटम कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। तो डिग्रेडेशन करने के लिए हमारे पास एमाइड होना चाहिए, तो इसको हमने एमाइड में कन्वर्ट कर लिया, CH3CH2C+ONH2। इसको फिर हम एमाइन में कन्वर्ट कर लेंगे NaOBr से हीट करके। कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मैं रिएक्शन भी याद दिला रहा हूँ। यहाँ पर आ गया हमारे पास NH2, और इसको हमें सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, HNO2 से हीट करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा इथेनॉल। और इथेनॉल को यदि हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं
तो हमारा COOH आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड और हमारा कन्वर्जन कंप्लीट होता है। इसके बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियोज़ में डाला जाएगा, आप उसको देख लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।